नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कानून से संबंधित विभिन्न जानकारियों को मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में दिए गए निर्णयों और प्रमुख मामलों में की गई कार्यवाहियों से आपको अवगत कराता रहता हूं। कल का मामला है बाबा रामदेव। बहुत ही ख्याति प्राप्त बाबा हैं रामदेव और काफी चर्चित और विवादास्पद भी रहे हैं ये। कल इनके साथ जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उस बात को बाबा रामदेव कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। कभी कभी आदमी को ये धोखा हो जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है और कानून से ऊपर है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमेशा विवादों में घिरे रहे बाबा रामदेव। कभी उनके ऊपर झूठे भ्रामक प्रचार का आरोप लगता है, तो कभी उनको किसी चुनाव में झूठ बोलने का आरोप लगता है, तो कभी वो महिलाओं के कपड़े भागते हुए पहने हुए नजर आते हैं, तो कभी उनके ऊपर चंदन की लकड़ियों के मामले का मामला नजर आता है, तो कभी उनके प्रोडक्ट्स जो IFFCI है उसकी जो मापदंड है, उसके सैंपल्स हैं, वो झूठे पाए जाते हैं और उसमें मिलावट पाई जाती है। और कभी उनके द्वारा कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी, मधुमेह जैसे, अस्थमा जैसे रोगों का जड़ से इलाज करने की बात कही जाती है। तो इन सारे चीजों को लेकर के हमेशा से एक अलग स्थिति, एक छवि उन्होंने बना रखी है, जिसका उनको फायदा भी होता है और जिनका उनको नुकसान होता है। नुकसान के बारे में तो वही जाने, लेकिन फायदा होता हुआ हम सभी लोगों को नजर आता है। जब सभी तरफ से लोग किसी व्यक्ति को उसके उद्योग में, उसके व्यापार में फायदा होता रहता है, तो वो सामान्य सामान्य चीजों को भी भूल जाता है और अनदेखी करने लग जाता है कानून की, संविधान की, प्रोटोकॉल की। और उसे ये भी पता नहीं रहता कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसके आदेश की महत्ता क्या है और उसकी गरिमा क्या है, उसकी मर्यादा क्या है। जब आदमी कानून की मर्यादा भूल जाता है, तो बड़े बड़े लोगों को इस देश ने कानून की मर्यादा बताई है, अदालतों ने कानून की मर्यादा बताई है। कानून में जो चीज होती है वो कानून सबके ऊपर अप्लाई करता है और उसका विधिवत पालन करना पड़ता है। जिस भी व्यक्ति को ये भ्रम हो गया है कि वो व्यक्ति कानून से ऊपर है, तो उसे अदालतें जो है अच्छी तरीके से कानून की मर्यादा समझाने का मादा रखती हैं। कानून से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जब IMA द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा दायर की गई एक याचिका 15 अगस्त 2022 को याचिका प्रस्तुत की गई थी। कोरोना काल के समय जो झूठे दावे और झूठे भ्रामक प्रचार बाबा रामदेव ने किए थे उसके बारे में, और बहुत सारी भ्रांतियां इस देश के सामने फैलाई थी, जो कि बहुत आपत्तिजनक और घोर दुष्प्रचार था। ऐसे मामले में एक याचिका जो है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा दायर की गई थी, और उस मामले में बार बार अनुपस्थित रहने के बावजूद उनके ऊपर जो है नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, जिसमें साफ साफ लिखा कि पतंजलि, बाबा रामदेव अपनी कंपनियों से कहें कि जितने भी भ्रामक विज्ञापन हैं जो कि टीवी चैनलों पर पतंजलि शुरू से खोलिए टीवी तो पतंजलि का प्रचार हाजिर। अब जाहिर है कि भाई टीवी चैनलों को लाखों करोड़ों रुपया विज्ञापन के मिलते हैं, तो पतंजलि के बारे में तो बताएंगे नहीं, या किसी भी कंपनी में के बारे में क्यों बताएंगे जब उनको लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन के उस कंपनी से मिल रहे हो। तो न तो वो उसको एड के बारे में बताएंगे, न उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जो कि मिलावटी है या झूठा है या भ्रामक है। प्रचार मतलब प्रचार होता है, लेकिन कहीं न कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है। चाहे वो मीडिया संस्थान हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। किसी भी गलत चीज और भ्रामक चीज का प्रचार और प्रसार नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर, वो एक अलग विषय है। बात हम कर रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट की, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और उनके साथी जो आचार्य, उनके CEO हैं, उनके साथ हुआ। और उनके वकील साहब, कितना उनको जो है वहां पर झेलना पड़ा। अब मैं कई शब्द ऐसे हैं जो उनके लिए कहे जा सकते हैं, उनको मैं नहीं कहूंगा। अदालत ने लाइव क्या क्या चीजें हुई वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं।
और आपको सुनाने वाला हूं। आप उन सब चीजों को सुनने के बाद क्या आप तय कर सकेंगे कि बाबा रामदेव का आने वाले पेशी में, कल की पेशी में बाबा रामदेव ने माफी मांगी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को इनकार कर दिया गया और उनके ऊपर यह भी टिप्पणी की कि आपने झूठे बयान और झूठे गवाहियां दी हैं, झूठी एफिडेविट दी है और आपके ऊपर झूठी गवाही और झूठा बयान देने के लिए अलग से मामला दर्ज किया जा रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भरी अदालत में कही और उनको आगामी तिथि बताई गई है। तो क्रम बाय क्रम दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में हुई कार्रवाई का विवरण मैं आपको देने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो हमारे नए दर्शक हैं उनसे भी आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो मेरा ग्रो करता है। तो दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए कल जो कार्यवाही हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, पहले इस मामले को समझ लीजिए कि मामला है क्या। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 15 अगस्त 2022 को एक याचिका दायर की थी बाबा रामदेव, पतंजलि और उनके विभिन्न कंपनियों के खिलाफ। तो कंपनियों के ऊपर जो आरोप था वो झूठा भ्रामक प्रचार करके जो गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज के बारे में विज्ञापन देता था और इससे देश के प्रति एक नकारात्मक और जो साइंटिफिक हमारे स्थापित सिद्धांत है उनके विरुद्ध एक भ्रामक प्रचार करते हुए गलत संदेश देने का प्रयास कर रहे थे। इन सब चीजों को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी। तो आप जो है, आज मैं आपको बताने वाला हूं भ्रामक विज्ञापन केस। रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी। अदालत ने कहा यह मान्य नहीं, उनकी माफी को मान्य नहीं किया। तो क्या ये अवमानना का केस है? तो क्या रामदेव को जेल भी जाना पड़ सकता है? क्योंकि यहाँ तो इस देश में इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ गया था। इंदिरा गांधी के भी चुनाव को निरस्त कर दिया गया था और मात्र किस लिए कर दिया गया था कि उन्होंने एक प्रचार में सरकारी संपत्ति का उपयोग कर लिया था। आज यहाँ पर बड़े बड़े मुख्यमंत्री जेल में हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जेल जा चुके हैं। तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सबके लिए लागू होता है और ये देश का संविधान सबके लिए लागू करता है। तो ये अवमानना का केस है और आने वाले पेशी में क्या होने वाला है, जबकि उनकी माफी को इनकार कर दिया गया, तो क्या वो जेल जाएंगे? ये भी एक भविष्य की संभावनाएं हैं। अदालत अगर माफ नहीं करती है तो जरूर उनके ऊपर कोई न कोई ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। मैं नहीं कह सकता कि वो जेल जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे, लेकिन प्रावधान उसमें ये है कि उनको भेजा जा सकता है। अब अदालत उसमें जितना सबूत पाएगी, जितनी गंभीरता से लेगी, उसको उसी हिसाब से देखेगी। तो कार्रवाइयों के विवरण को क्रमवार सुनना ना भूलिए दोस्तों। भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कीजिए, अगली सुनवाई 10 अप्रैल। कल की माफी जो गोलमोल एफिडेविट उन्होंने दिया था और वकील के माध्यम से दिया था, जबकि अवमानना के केस में वकील की जरूरत नहीं होती है। जिसके खिलाफ अवमानना का केस है वो अदालत में खुद हाजिर होता है और वो कहता है कि हुजूर, योर ऑनर, मिलॉर्ड, मेरे से गलती हो गई है और मैं माफी चाहता हूं, सशर्त हो या शर्तों के अधीन हो। लेकिन यहाँ भी देखिए आदमी के अभिमान और अहंकार कितना चढ़ करके बोलता है। वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझने लग जाता है और कानून से ऊपर समझने लग जाता है। और जब आदमी को ऐसा भ्रम हो जाता है तो उसके साथ कल वही होता है जो बाबा रामदेव के साथ हुआ। अब आगे देखिए कि हुआ क्या है। आखिरी मौका दिया गया उनको। अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कीजिए, अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। अदालत ने कहा कि सुनवाई पर रामदेव और बालकृष्ण स्वयं मौजूद रहेंगे। आज सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील बलबीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि योग गुरु माफी मांगने के लिए यहां मौजूद हैं, भीड़ की वजह से कोर्ट रूम में नहीं आ पाए। अदालत ने एफिडेविट देखने के बाद फटकार लगाई, कहा कि यह प्रॉपर एफिडेविट नहीं है, गोलमोल एफिडेविट है। जब बलबीर सिंह ने माफीनामा पढ़ा तो अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आदेशों का उल्लंघन करने वाली माफी मांगता है। हमें रामदेव के वकील का माफीनामा नहीं सुनना है, हमें रामदेव का माफी सुनना है। जस्टिस हिमा कोहली, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह
रहमतुल्लाह की बेंच ने कहा, हम दोनों के खिलाफ झूठी बयानबाजी का केस चलाने का निर्देश रजिस्ट्रार को देते हैं। बहुत ही गंभीर विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में झूठी गवाही देने का मामला केस रजिस्टर्ड होता है और ये एक आपराधिक मामला होता है और ऐसे मामले में लोगों को सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। तो ये संभावनाएं अपनी जगह स्थापित हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है। अदालत ने बलबीर सिंह से कहा, आप तैयार रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट रूम पहुंचे और रामदेव ने बिना शर्त माफी मांगी। बेंच ने कहा, केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश की हर अदालत के आदेश का सम्मान होना चाहिए। देश की हर अदालत का सम्मान होना चाहिए। आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना चाहिए था और आपने हर सीमा को लांघ दी। बहुत ही कठोर और गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे स्वयंभू व्यक्ति जो कि अपने आप को कानून से, देश से और सारी दुनिया से ऊपर समझने लग जाता है, तब उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट भरी अदालत में ये बात कहती है कि आपने हर सीमा को लांघ दिया है। तब जाकर अदालत ने कहा, जब पतंजलि हर कस्बे में जाकर कह रही थी कि एलोपैथी से कोविड में कोई राहत नहीं मिलती, तो केंद्र ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी? न केवल पतंजलि, न केवल बाबा रामदेव, कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी एक तरह से ये आक्षेप लगाया कि जब ये सब पतंजलि कर रही थी तब केंद्र सरकार क्या कर रही थी। तब मैं बताता हूं कि केंद्र सरकार क्या कर रही थी। जो आज की सरकार में सबसे योग्य और महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं, माननीय गडकरी साहब, जो बहुत काम कर रहे हैं और उनकी बहुत ही ख्याति है, वो इनके साथ इनके जो कोरोनिल की दवाई है उसको लॉन्च कर रहे थे। तो खैर संबंध होंगे, जाकर के बैठ गए, खड़े हो गए, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं होना चाहिए और इस पर आगे से इन चीजों को ध्यान रखा जाना चाहिए। एक ऐसे सम्मानित मंत्री जो कि बहुत ही योग्य और अच्छे मंत्री हैं और उनका काम बोलता है। अन्य मंत्रियों के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम बड़े फैन हैं गडकरी साहब के। और जब वो कोरोनिल का प्रचार बाबा रामदेव के साथ खड़े होकर एक मंच में कर रहे थे तो उसे मैं दुर्भाग्यजनक समझता हूं। खैर जो भी हो, ये सरकार को भी इसमें चेतावनी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सही एफिडेविट फाइल न करने पर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेहता ने रामदेव और पतंजलि के वकीलों को सहयोग करने की पेशकश की। अब इसमें देखिए पतंजलि ने दलील क्या दिया। पतंजलि ने ये दलील दिया कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसको उनके मीडिया विभाग, पतंजलि के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी। पतंजलि का मीडिया विभाग संविधान है, सरकार है या मेडिकल एसोसिएशन का कोई ऐसा सर्कुलर है? अरे आपके वो अधिकारी हैं, आपके कर्मचारी हैं, आपको नजर है और फिर ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जिस दिन से अर्थात 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो यही आचार्य बालकृष्ण और रामदेव ने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अदालत ने उसको संज्ञान में लिया, तुरंत बताया कि आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपके मीडिया विभाग इससे अनजान थे। और इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, क्या हम किसी आइलैंड में रह रहे हैं? ऐसी कौन सी जगह है सुप्रीम कोर्ट? क्या आइलैंड में है? ये भारत का सुप्रीम कोर्ट है। और आपका ये कहना कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, ये बिल्कुल ही मान्य नहीं होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। अब इसमें कल जो कोर्ट में जो हुआ दोस्तों, उसके अपडेट्स में क्रमवार बताता हूं। इसको बहुत सारे जो मीडिया संस्थान है उन्होंने छापा है अपने अपने एप्लीकेशन में। दैनिक भास्कर ने, द हिंदुस्तान ने, और जो इस काम में, इस विधा में हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके ही अपडेट्स मैं यहाँ आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जो कि कल कोर्ट रूम में हुआ लाइव। जस्टिस हिमा कोहली, आपके पास जो कुछ भी है उसे फाइल कीजिए, हम आपको 1 हफ्ते का आखिरी मौका देते हैं। सभी लोग अगली सुनवाई पर मौजूद रहें।
मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट विज्ञापन केस की सुनवाई 10 अप्रैल को करेगा। रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट रूम, जस्टिस अमानतुल्लाह हम दोनों के खिलाफ झूठी गवाही देने का केस भी कर रहे हैं। मतलब आपने जो झूठी गवाही दी उसका भी केस कर रहे हैं। हम रजिस्ट्रार को निर्देश देते हैं, मतलब आपके खिलाफ जो है झूठी गवाही पेश करने का केस दर्ज कर लिया गया। मिस्टर बलबीर सिंह तैयार रहिएगा। मिस्टर बलबीर सिंह रामदेव बाबा के वकील हैं। आपने कहा था कि एयर टिकट अटैच्ड है। उन्होंने कहा था कि जो उनका एफिडेविट है उसके साथ एयर टिकट अटैच्ड है, उसमें संलग्न है, नत्थी है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि दस्तावेज वो भी नहीं है। हम पीठ पीछे वार नहीं करते हैं। जस्टिस हिमा कोहली, आप कह रहे हैं कि दस्तावेज अटैच किए गए हैं, लेकिन दस्तावेज बाद में तैयार किए गए हैं। यह साफ तौर पर झूठी गवाही देने का मामला है और एक गंभीर मामला है, और ऐसी जो है गलती किसी भी व्यक्ति को अदालत के सामने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इतना बड़ा औद्योगिक समूह चलाने के बाद, इतने बड़े बड़े लॉ फर्म होने के बाद, योग्य और काबिल व्यक्तियों के होने के बाद ऐसी गलत सलाह किस व्यक्ति ने रामदेव को दी या बालकृष्ण आचार्य को दी, उनको विचार करना चाहिए। जब अदालत, भरी अदालत में यह कह रहा है कि आपने झूठी गवाही दी और हम आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो देखा वो आपको बता रहे हैं। जस्टिस अमानतुल्लाह साहब ने, मिस्टर मेहता कृपया ये हमें मानहानि के मामले में असिस्ट कीजिए। मिस्टर मेहता जो है सरकार के वकील हैं। कोर्ट रूम में लाइव, जस्टिस अमानतुल्लाह, बाबा रामदेव ने योग के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन वो हर किसी में कमियां नहीं निकाल सकते। जस्टिस अमानतुल्लाह साहब ने तारीफ भी किया रामदेव साहब का, हम भी करते हैं, लेकिन योग के क्षेत्र में शुरुआत में जब बाबा रामदेव योग के क्षेत्र में काम कर रहे थे, जिसे कि आज वो कमाई का जरिया बना लिए हैं, और उसको एक अपने चैरिटी के नाम पे वो बार बार अपने विज्ञापनों में कहते हैं चैरिटी के लिए, देश के लिए, लेकिन न तो उनका कोई चैरिटी दिखाई दिया आज तक और न ही देश के लिए दिखाई दिया। तो जस्टिस अमानतुल्लाह साहब ने कहा, और हम भी स्वीकार करते हैं कि योग के लिए उन्होंने काम किए थे, लेकिन जब से उन्होंने व्यापार शुरू किया, उद्योग शुरू किया, वो बाकी जो उद्योगपति व्यापारी करते हैं वही रुख इन्होंने भी अपना लिया और अपने आप को कानून से ऊपर समझ लिया। तो कोर्ट रूम में जस्टिस हिमा कोहली, हमारे पास आयुष स्कीम के लिए सवाल हैं। आपने पतंजलि को नोटिस भेजा और उन्हें जवाब दाखिल किया, यह जवाब हमारे सामने नहीं आया। हमें आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हुआ। कोविड 2022 में आया था और आपने खुद कहा था कि यह मुख्य दवा का बेस्ट सप्लीमेंट है। इसकी घोषणा नहीं की गई। कोविड के दौरान कुछ भी केंद्र की मर्जी के बिना नहीं हो रहा था। आपने इसे बताने के लिए कुछ नहीं किया। यह मुश्किल समय था और उत्तराखंड ने भी पतंजलि को वार्निंग लेटर भेजा था, वो भी तब जब हमने मामला उठाया। आयुष की तारीफ करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन एक सीमा होती है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से दूसरों की निंदा की गई है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने दूसरों का मजाक उड़ाया है। आपने ट्रांसक्रिप्ट देखी है? ये बात जो है जस्टिस हिमा कोहली ने सरकार के वकील से कही कि आपने स्क्रिप्ट देखी है। आगे जस्टिस हिमा कोहली एफिडेविट फाइल करने के लिए और मौका नहीं देंगे। पहले उन्हें जवाब नहीं दिया, दोबारा ऐसा किया। अब उनके पास एफिडेविट है और उन्होंने हमारे सामने सबमिट नहीं किया। हम क्या करें? सॉलिसिटर जनरल, कई बार वादी के पास ऐसा करने का विकल्प नहीं होता। जस्टिस अमानतुल्लाह, हमने इन्हें 3 मौके दिए। कोर्ट रूम में लाइव, एडवोकेट बलबीर सिंह वो खुद माफी मांगना चाहते हैं और हम बेहतर एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इन सब चीजों को नहीं सुनना चाहते। हम इन सब चीजों को नहीं सुनना चाहते। हम पहले कंटेम्प्ट माने अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना का मामला खत्म करेंगे। आप अदालत में थोड़ा समझदार हो जाएंगे। आपके पहले मिस्टर रोहतगी थे और वो दोनों पार्टियों के लिए पेश हुए थे, जो बलबीर सिंह साहब थे और उससे पहले वरिष्ठ वकील रोहतगी साहब थे, लेकिन वो बुद्धिमान वकील हैं। समझते हैं कि ऐसे समय में जब इनको फटकार लगनी है, जब इनको वहाँ पर आपत्तिजनक शब्द सुनने हैं, तब वो स्वयं अपने आप
मुझे लगता है कि वो उपस्थित नहीं हुए होंगे। और तब वहां बलबीर सिंह साहब पेश हुए और बलबीर सिंह साहब को भी ये अदालत ने कहा कि आपसे पहले मिस्टर रोहतगी थे, और वो दोनों पार्टियों के लिए पेश हुए थे। उन्होंने भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जस्टिस अमानतुल्लाह साहब ने कहा, आप अपने ही जाल में फंस गए हैं। बताइए, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी टिप्पणियां की गई कि आप अपने ही जाल में फंस गए हैं। आप क्या समझते हैं बाबा रामदेव जी? ऐसे नहीं चलता है कि आपने कह दिया कि 30 रुपया पेट्रोल मिलेगा लीटर, और नहीं मिला तो बाद में जो है लोगों के सामने ही कर दिए और बोल दिए कि जाओ जो करना है कर लो। आपने कह दिया कि 20 लाख करोड़ जो है काला धन आएगा, और नहीं आया तो 5 साल से 10 साल से जो है कुंडली मार के बैठे हुए हैं, काला धन पर बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। इस आपकी एक ख्याति है और आपकी ख्याति को आपने बेचा है। इसको बोलते हैं ख्याति को बेचना। आपका एक अलग सम्मान था और आज भी है। आपके किए गए योग के क्षेत्र में कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है, जिसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप अपने ही जाल में फंस गए। पहले किसी वकील को नहीं आना चाहिए था। पहले तो इस मामले में किसी वकील को नहीं आना चाहिए था। अवमानना का मामला है, उनको आकर के खुद माफी मांगनी चाहिए थी। जिसके जुबान पर माफी हो, खुद आकर के वो माफी मांगते। एडवोकेट बलबीर सिंह, ये मेरा फैसला था योर ऑनर कि वो यहां ना आए। वकील साहब ने कहा कि ये मेरा फैसला था। ठीक है, कह सकते हैं। मैं माफीनामा दाखिल करूं। सुप्रीम कोर्ट, जब मानहानि करने वाले को बुलाया गया हो तो वकील की जरूरत नहीं, यह बेसिक है और हम आपको यह बेसिक नहीं सिखाएंगे। एक प्रकार से वकील साहब को भी जो है ये बात बताई गई। जस्टिस अमानतुल्लाह साहब ने कहा, हम यहां एडवोकेट बलबीर सिंह का माफीनामा सुनने के लिए नहीं आए। जस्टिस कोहली, धन्यवाद, हमने आपको सुन लिया। सरकार की तरफ से कौन है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं वकीलों के साथ बैठूंगा और देखूंगा कि क्या हुआ। ये जो है थोड़ा लिपापोती और बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के वकील जनरल मेहता साहब। जस्टिस अमानतुल्लाह साहब ने, लंबे समय बाद सरकार यहां वादी नहीं है। इसमें सरकार वादी नहीं है, इसमें जो है आईएमए वादी है। यह देखकर खुशी हो रही है कि आप ऐसी बात कह रहे हैं। सरकार के ज्यादातर वकील यह बात भूल चुके हैं। जस्टिस कोहली ने कहा, हम एफिडेविट चाहते हैं। इस अवमानना को गंभीरता से लीजिए। आप यहां से जाएंगे और 24 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह दिखाता है कि आपको कोर्ट की कार्रवाई के बारे में पता है और आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जस्टिस कोहली, 24 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या आपको इस बारे में जानकारी है? एडवोकेट बलबीर सिंह, यह एक गलती है। कोर्ट के जस्टिस का असम्मान नहीं किया जा सकता, यह सबक सीखना होगा। जस्टिस कोहली, तो इस सबक को एक तर्क संगत अंत तक पहुंचना चाहिए। ये जो है वो पूरी तरह से अनादर है। जस्टिस अमानतुल्लाह साहब ने, यह सब पाखंड है। आप कह रहे हैं कि अगर अदालत को लगता है, एडवोकेट बलबीर सिंह, कृपया भाषा को मत देखिए। जस्टिस अमानतुल्लाह साहब, हम आपके दिल में नहीं झांक सकते, हम तो भाषा को ही देखेंगे कि जो आपने लिखा है और वो क्या लिखा है, और आपके दिल में तो हम प्रवेश नहीं कर सकते। इस कंटेम्प्ट का केस नहीं, इस तरह से कंटेम्प्ट का केस नहीं लड़ा जाता है। जो अवमानना का केस है, इस तरह से नहीं लड़ा जाता है कोर्ट रूम। जस्टिस हिमा कोहली, आपकी माफी स्वीकार करने का क्या कारण है? आपको मंत्रालय को सूचित करना था कि आपने किया। आपको सारी बातें सरकार को बतानी थी। एडवोकेट सांघी पतंजलि आयुर्वेद, यह कमर्शियल नहीं है। जस्टिस कोहली, यह एक कमर्शियल संस्थान है। वो कह रहे हैं कि कमर्शियल नहीं है, और जस्टिस कोहली ने कहा, बिल्कुल ये कमर्शियल संस्थान है। जस्टिस अमानतुल्लाह साहब, आप यह नहीं कह सकते कि आप समाज सेवा के लिए कर रहे हैं या लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये बहुत बड़ा एक धोखा है कि, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी फिर से झूठ कह बोला जा रहा है कमर्शियल नहीं। इसके दो फायदे हैं। एक तो ये टैक्स से बच जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का जो सामान बेचते हैं उसमें सरकार को टैक्स भी नहीं देते हैं। कमर्शियल नहीं है, ये चैरिटी के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है। क्या चैरिटी के लिए है भाई? कौन सी सब दवाई आप फ्री देते हैं? कहाँ आप लंगर चला रहे हैं? कौन सा आपका फ्री में अस्पताल चल रहा है? हर जगह आप जो है एक जो है 5 स्टार क्वालिटी के संस्थान बना रखे हैं, और वहां पर छोटे और गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। आपके इतने चार्जेस हैं। तो अदालत ने कहा कि नहीं,
ये आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं। आप एक कमर्शियल संस्थान है। आप यह नहीं कह सकते कि आप समाज सेवा कर रहे हैं या लोगों के लिए भले के लिए काम कर रहे हैं। एडवोकेट सांघी, यह कुछ गड़बड़ी है जस्टिस कोहली, तब बात खत्म होती है। अगर गड़बड़ी आपकी ओर से है तो बात खत्म, हम इसे देखेंगे, हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एडवोकेट बलबीर सिंह, हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं, वो यहाँ खुद माफी मांगने के लिए मौजूद हैं। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, बाबा रामदेव और दूसरे आरोपी का एफिडेविट कहाँ है? आरोपी आरोप है, एफिडेविट कहाँ है? बलबीर सिंह रामदेव की तरफ से, रामदेव कोर्ट में है, हम भीड़ की वजह से उन्हें कोर्ट में नहीं ला सके। जस्टिस अमानतुल्लाह साहब ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें कॉल कीजिए, हम पूछ लेंगे। जस्टिस हिमा कोहली, बाबा रामदेव के जवाब का क्या हुआ? जस्टिस हिमा कोहली, पहली बात, यह कोर्ट की कार्रवाई है, हमने निर्देश दिए हैं, और फिर यह किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे नीचे तक पहुंचाए। अगर यह बचाव करने लायक नहीं है तो आपकी माफी काम नहीं करेगी। टॉप कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं यह उसके उल्लंघन है। हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि मीडिया डिपार्टमेंट को यह नहीं पता था, रामदेव के मीडिया डिपार्टमेंट को यह पता नहीं था कि कोर्ट में क्या चल रहा है, मानो ये कोई आइलैंड है या कोई केवल जुबानी बातें हैं। जस्टिस हिमा कोहली, हम दस्तावेज देख रहे हैं जिसमें कहा गया है कि जवाब न देने पर कंपनी और मैनेजमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस क्यों न चलाया जाए। जस्टिस अमानतुल्लाह, आप हमें बताएं कि आपने पहले 2 जवाब कब दिए हैं। जस्टिस हिमा कोहली, फरवरी 27 का ऑर्डर भी देख रहे हैं, यहां भी जवाब ना दाखिल करने की बात लिखी गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के झूठे इलाज का दावा किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी पतंजलि ने जारी किए थे विज्ञापन। ये देखिए, गंभीर विषय है। कोर्ट ने जब 23 नवंबर को ये आदेश कर दिया, उसके बाद भी ये झूठे विज्ञापन जारी कर रहे थे, तो कोर्ट के सामने पेश किए गए। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण के साथ योग गुरु रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताया। पतंजलि ने इन विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन बाद की गई थी। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन के लिए बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, ये कोर्ट ने कहा था। कोर्ट ने कहा था पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है। बहुत ही गंभीर विषय है। एक ऐसे व्यक्ति की कंपनी जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, जो देश के नाम पर ही अपना प्रोडक्ट बेच रहा हो, उसको ये कह दे कि पतंजलि झूठे और भ्रामक दावे करके जो है देश को धोखा दे रहा है। तो कोर्ट ने कहा पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है। पिछली सुनवाई में बेंच ने कहा था पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उनकी कुछ दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती। कोर्ट ने सरकार से पूछा था आपने पतंजलि पर क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने सरकार से पूछा था पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि ऐसे समय में हमेशा सरकार कह देती है, और वो डेटा कब इकट्ठा होता है, कब पेश होता है, इसकी जानकारी आज तक मिली नहीं। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने के निर्देश दिए। अब आप देखिए, पतंजलि ग्रुप के पास 1 दर्जन से अधिक कंपनियां, 1-2 नहीं, 1 दर्जन कंपनियां हैं। कुछ के नाम बता देता हूं। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एफएमसीजी आयुर्वेदिक दवाएं प्रोडक्ट, न्यूट्रेला, महाकोश रुचि, गोल्ड रुचि, बालकृष्ण, मुक्तानंद, अजय कुमार, आर्य राकेश मित्तल, मेज, आर्य शशि चंद्रा झा, पतंजलि आरोग्य प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि पे प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि एग्रो ऑयल, पतंजलि एरोमेटिक्स, पतंजलि मधुरम उद्योग, पतंजलि परिधान,
पतंजलि परिवहन, पतंजलि एग्रो हर्बल, पतंजलि बायो रिसर्च, पतंजलि फूड एंड हर्बल, दर्जनों कंपनियां हैं, दर्जनों कंपनियां हैं और सारी कंपनियां इसी तरीके से चला रहे हैं। जैसे कि एक चलन सा चल गया है कि हम कुछ भी करें हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इसके बाद भी ऐसे लोग नहीं सुधरेंगे तो अदालतें तो अपना काम करेंगी। कोविड की दवा बनाने के लिए लेकर घिरी थी पतंजलि, कब कब घिरी है? जब कोविड की दवा बनाने कोरोनिल के समय में घिरी थी। रामदेव बाबा ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा भी पतंजलि अपने कुछ अन्य प्रोडक्ट्स को लेकर विवादों में रही। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा। 2015 में ही कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के हलवा जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर्स के अलावा जूस हटा दिया था। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने का शिकायत की थी। 2018 में FSSAI पतंजलि को मेडिसिन प्रोडक्ट गिलोय धनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक को ठीक करने के दावे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो कल की कार्यवाही थी सुप्रीम कोर्ट में लाइव, वो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइव जो प्रकाशित की गई है, जो समाचार माध्यमों से प्रकाशित हुए हैं, उनको पढ़ करके समझ के सुनाया। और जो एक ख्याति होती है, ख्याति को बेचने का आदमी दुष्प्रचार करता है और अपने प्रोडक्ट्स जो उस गुणवत्ता के, उस उपयोग के होते नहीं हैं और वैसा भ्रामक प्रचार करके उसको बेच करके धन वसूल करता है, ये कभी माफी योग्य नहीं होता है। और ऐसे लोगों को अदालत जो भी कार्रवाई करेगी, हम समझते हैं यथोचित कार्रवाई करेगी। और वीडियो जो है आपको कैसा लगा, इसमें अपने अनमोल कमेंट आप जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये आज की पूरी जो वीडियो है बाबा रामदेव पर और उन पर हुई कल सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई। आगामी पेशी उनकी 10 अप्रैल को है और 10 अप्रैल को क्या होना है ये भविष्य के गर्भ में है। अदालत उनके ऊपर क्या संज्ञान लेगी, क्या निर्णय लेगी, क्या वो अंदर जाएंगे, क्या बाहर आएंगे, क्या उनके ऊपर जो झूठी गवाही और झूठा मामला दर्ज करने का मामला दर्ज किया गया है उस पर क्या कार्रवाई होगी, देता रहूंगा आगे का अपडेट। तो वीडियो देखते रहें। आद्य शंकर त्रिपाठी, एडवोकेट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।